सभी को नमस्कार। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान विषय के तीसरे लेसन की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपनी 2 क्लास पहले हो चुकी थी। आज तीसरी और लास्ट क्लास में अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में अपन 2 क्वेश्चन लेंगे। पहला है अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अमेरिकी शक्ति के दो, चाहे इसे अपन ये कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व। देखो लास्ट की क्लासों में अपन ये देख चुके थे कि विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का ही पूरे विश्व में क्या था, वर्चस्व के अपन ने विभिन्न रूप भी देखे थे कि सैनिक शक्ति के रूप में भी अमेरिका का वर्चस्व था, ढांचागत या जिसे अपन आर्थिक शक्ति कह सकते हैं उसमें भी अमेरिका का वर्चस्व था, और तीसरा देखा था अपन ने सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। अब अपन बात करेंगे कि उस अमेरिकी वर्चस्व में क्या रुकावटें थी। अगर अमेरिका के वर्चस्व में अगर कोई रुकावट थी तो वो अपने को समझना है इस प्रश्न में। देखो अमेरिकी वर्चस्व की पहली रुकावट तो वहां स्वयं की संस्थाएं थी, जिसे अपन हेडिंग के रूप में देंगे अमेरिका की संस्थागत बनावट। मतलब बाहर से कोई चुनौती नहीं मिल रही है अमेरिका को, अमेरिका की जो खुद की संस्थाएं हैं ना वो ही उसके वर्चस्व में क्या हैं, बाधक हैं, अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। अब इसका मतलब समझना आप लोग। अमेरिका में शासन के अंग कितने हैं, 3। अमेरिका में शासन एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं फिर अपन इसको समझते हैं। अमेरिका में शासन के 3 अंग हैं। तीनों अंगों का नाम दिमाग में रखना। एक को कहते हैं विधायिका, या इसको अपन व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। अगर आपके व्यवस्थापिका दिमाग में है तो वो लिख लेना इसकी जगह, विधायिका। दूसरी कार्यपालिका, और तीसरी संस्था को अपन कहते हैं क्या, न्यायपालिका। ये तीनों अंग, या इसको अपन ऐसे लिखें, इन तीनों अंगों में, चलो पहले थोड़ा समझना। कोई सा भी देश ले लें अपन, मोस्टली, हालांकि हर देश के लिए नहीं कह सकते, लेकिन 90% जहां लोकतंत्र है ना, उन लोकतांत्रिक देशों में हमेशा शासन के कितने अंग होंगे, 3 ही अंग होंगे। चाहे अपन भारत ले लें, अमेरिका ले लें, ब्रिटेन ले लें, जापान ले लें, हर एक देश में शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब होता क्या है, कुछ देशों में, अब ये शासन के 3 अंग तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में मिलेंगे, लेकिन कुछ देशों में क्या होता है, इन तीनों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब होता है कि तीनों की अलग अलग शक्तियां हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करेंगी और तीनों एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे 3 लड़के हैं, तीनों का अलग अलग काम बता दिया जाए उन्हें, और तीनों को कह दिया जाए कि भाई आप अपने काम के लिए स्वतंत्र हो, दूसरा अपने काम के लिए स्वतंत्र होगा, तीसरा अपने काम के लिए स्वतंत्र होगा, और तीनों एक दूसरे के कार्य में कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब तीनों में शक्तियां बांट दी, इसी को कहते हैं शक्ति पृथक्करण। तो अब आगे लिखते हैं, शासन के इन तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। अर्थात इन तीनों में शक्तियां बटी होती हैं तथा तीनों स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। तीनों
स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। अब आगे समझने वाली बात आगे समझना, भारत में भी यही व्यवस्था है। अब तक जो अपन ने अमेरिका के बारे में लिखा है ना, भारत में भी सेम व्यवस्था है। भारत में भी शासन के 3 ही अंग हैं। भारत में भी इन तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण है और तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। लेकिन आगे क्या है कि भाई तीनों स्वतंत्र तो हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण भी स्थापित करते हैं कि कोई सा शक्ति का दुरुपयोग ना करे। इस हेतु व्यवस्था ये की गई है कि भाई तीनों में शक्तियां तो बांट दी, तीनों अपना अपना कार्य करो, लेकिन तीनों एक दूसरे पर क्या रखो, नियंत्रण रखो, ताकि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। तो इसी पॉइंट में अपन आगे लिखते हैं, लेकिन ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं अपन, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में थोड़ा गैप दे रहा हूं, कारण मैं बता दूंगा आपको। कार्य करने के लिए वहां की कांग्रेस की सहमति आवश्यक है। अब पहले तो इसका मतलब समझना। देखो शासन के 3 अंग। अब विधायिका तो क्या करती है, चाहे भारत की विधायिका ले लो चाहे अमेरिका की विधायिका ले लो, ये तो कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, उन कानूनों को लागू करेगी। जैसे विधायिका, भारत में विधायिका को संसद कहा जाता है, ये अंतर जरूर दिमाग में रखना। हम हमारे देश में विधायिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। चाहे भारत की विधायिका मतलब भारत की संसद ले लो, क्या करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। अपने तो यहाँ कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, लेकिन ध्यान रखना अमेरिका में कांग्रेस किसे कहते हैं, वहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। जैसे भारत की विधायिका को अपन संसद कहते हैं, वैसे ही अमेरिका की विधायिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो ये संस्था तो कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। अब यहाँ कार्यपालिका की वास्तव में देखा जाए तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, वहां की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो यहाँ तो अपन कार्यपालिका में मुख्य जो व्यक्ति है ना, उसे अपन प्रधानमंत्री को शामिल करते हैं, और वहां की कार्यपालिका में मुख्य व्यक्ति के रूप में कौन है, राष्ट्रपति। यहाँ जैसे न्यायपालिका है, वहां भी क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये ध्यान रखती है कि ये दोनों जो कार्य करती हैं वो नियम या कानून या संविधान के अनुसार कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये नियम कानून या संविधान के अनुसार कोई कार्य नहीं करती हैं तो उस कार्य को रद्द करने की पावर किसके पास है, न्यायपालिका के पास। तो तीनों का कार्य तो अलग अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे पे क्या स्थापित कर रही हैं, नियंत्रण स्थापित कर रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। अब देखो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसका मतलब वहां की क्या हो गई, कार्यपालिका को महत्वपूर्ण मामलों में कार्य करने के लिए वहां की कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब वहां की विधायिका। तो आप कोष्टक में ये और लिख लेना कि राष्ट्रपति मतलब वहां की कार्यपालिका और कांग्रेस मतलब वहां की विधायिका की सहमति आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक अमेरिका का अपन उदाहरण लेते हैं। अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था 2003 में, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। आपको पता है वहाँ का शासक सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन को बाद में फांसी की सजा भी दी गई थी।
अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इराक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। पिछली क्लास में अपने बात हुई थी कि अमेरिका ने 40 देशों की एक सेना का संगठन बनाया और उस संगठन ने इराक पर आक्रमण कर दिया। अब यह आदेश था किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति का था। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहता था कि वहां कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अपनी सेना इराक में रुके, लेकिन वहां की विधायिका ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मतलब वहां के राष्ट्रपति ने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन आक्रमण के बाद भी वहां के राष्ट्रपति की इच्छा थी कि इराक में कुछ समय तक अपनी सेना वहां रुके, लेकिन विधायिका ने क्या कर दिया? मना कर दिया। विधायिका या कांग्रेस ने इसकी सहमति नहीं दी। इसका मतलब राष्ट्रपति को कंट्रोल कौन कर रहा है? वहां की कांग्रेस, या फिर अपन कह सकते हैं कार्यपालिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? वहां की विधायिका। अपन यही तो चर्चा कर रहे थे ना कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो एक तो वहां की संस्थाएं आपस में क्या उत्पन्न कर रही है? बाधा उत्पन्न कर रही है। दूसरा पॉइंट लें अपन, जनमत। इसको समझने का प्रयास करना। आप थोड़ा लिख देते हैं बोर्ड पे। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, ये आप लोगों को पता है ही। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था है। अब एक अंतर अपन ने पहले किया था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था में क्या अंतर है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में तो स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और साम्यवादी व्यवस्था में समानता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो साम्यवाद में जहाँ समानता को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, वहाँ तो समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किसको करने पड़ेंगे? सरकार को। इसका मतलब सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है किसमें? साम्यवाद में। जबकि जहाँ पूंजीवाद होता है वहाँ लोगों के पास स्वतंत्रता ज़्यादा होती है और वहाँ की सरकार को लोगों की बात माननी पड़ती है। मतलब जनमत का ज़्यादा महत्व कहाँ हुआ? पूंजीवादी देशों में। तो अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता किसकी? जनता की स्वतंत्रता, अर्थात जनता की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। जनता की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। अब जनता की राय का अब आप थोड़ा सा एक उदाहरण सुनना। मैंने आपको बताया था कि 2001 में अमेरिका ने तालिबान शासन की समाप्ति कर दी। पहले तो अलकायदा के ठिकानों को नष्ट किया अमेरिका ने। उसके बाद जो अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हुआ करता था, उस तालिबानियों के शासन को क्या कर दिया? अमेरिका ने समाप्त कर दिया और अमेरिका ने वहाँ अपनी सेना स्थापित कर दी और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को शुरू करवाया। 2001 से अमेरिका की सेना कहाँ पड़ी थी? अफगानिस्तान में पड़ी थी। अफगानिस्तान में तालिबान को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी और जस्ट पिछले ही साल मतलब 2021 में अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और वापस अपने देश अमेरिका लौट आई। इसके पीछे मेन कारण यही था कि अमेरिका की जनता ने सरकार पर दबाव डाला कि भाई हमारे देश के सैनिक इतने दूर बैठे हैं, अब इनको वापस कहाँ लेके आओ, आप अपने देश में लेके आओ। तो अब वहाँ अमेरिका की सेना थी अफगानिस्तान में। इसका मतलब अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा रहा था और उस वर्चस्व में बाधक कौन बनी? वहाँ की जनता। तो अपन इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो एक लाइन इसमें अपन लिख लेते हैं, जनता ने कई बार वहाँ के मतलब कहाँ के? अमेरिका के सैन्य अभियानों को रोका है।
एक उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि अफगानिस्तान के सैन्य अभियान को वापस किसने बुलाया, वहाँ की जनता ने अभियानों को रोका है। ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। अमेरिका के रास्ते में तीसरा बाधक तत्व अपन माने तो किसको माने, नाटो। कारण अपन बताएंगे, पहले 1-2 लाइन लिख देता हूं मैं इस पे बोर्ड पे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे सकता है। यहां नाटो की फुल फॉर्म भी आप लिख देना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये क्यों कंट्रोल करता है, इसका मतलब समझने का प्रयास करना। आप हम बात कर रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व में कौन कौन बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो देखा अपन ने कि भाई वहाँ की खुद की संस्थाएं ही अमेरिका के वर्चस्व में क्या उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा अपन ने देखा कि वहाँ की खुद की जनता ही अमेरिकी वर्चस्व में क्या उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। मतलब 2 वर्चस्वों में बाधक तो अपन ने देख लिए, वहाँ के खुद के अमेरिका के। तीसरा अपन बात करें किसकी, नाटो की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो अमेरिकी वर्चस्व में क्या उत्पन्न कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसका कारण ये है, हालांकि इस नाटो की स्थापना की भी किसने थी, पहले अपनी चर्चा हो चुकी कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और स्थापना करने वाला भी कौन था, अमेरिका था। और अमेरिका ने अप्रैल 1949 में इस सैनिक संगठन की स्थापना की थी और इस सैनिक संगठन में अमेरिका के अलावा पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं, पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं। अब इस नाटो संगठन में जो भी देश शामिल हैं, आप समझ सकते हो अमेरिका के नेतृत्व में संगठन बनाता, तो इसमें समाजवादी देश तो शामिल हो नहीं सकते। इस संगठन में नाटो में जो भी शामिल हैं सारे के सारे देश कौन से हैं, पूंजीवादी देश। अब पूंजीवादी देश होंगे तो बताओ पूंजीवादी जो देश हैं वो सरकार के नियंत्रण वाले बाजार को पसंद करेंगे या मुक्त बाजार को पसंद करेंगे। तो ध्यान रखना सारी चर्चा वही हो रही है जो पहले अपन कर चुके, और आपको समझ जाना चाहिए कि पूंजीवादी जो भी देश होगा वो कौन से बाजार को पसंद करेगा, मुक्त बाजार को, जहां बाजार में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई अपनी वस्तुएं बनाओ, कोई अपनी वस्तु बेचो, क्योंकि बाजार में काम ही क्या होता है, वस्तु खरीदने बेचने का। तो इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। किन देशों में, पूंजीवादी देशों में। अब अगर अमेरिका कहीं आक्रमण करेगा, अमेरिका कहीं सैन्य कार्रवाई करेगा, तो बताओ उस देश का बाजार तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा। और ये नाटो वाले देश नहीं चाहते कि कोई बाजार प्रभावित हो, तो बाजार को प्रभावित होने से बचाने के लिए ये अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का क्या कर देते हैं, कई बार विरोध कर देते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नाटो में शामिल देशों में
पूंजीवादी व्यवस्था है और नाटो में शामिल देशों में कौन सी व्यवस्था हो गई? पूंजीवादी व्यवस्था है। जब भी कहीं सैन्य कार्रवाई होती है तो उससे वहाँ का बाजार, ये सिंपल सी बात है कि भाई वहाँ का बाजार प्रभावित होगा। जबकि पूंजीवादी देश कौन से? पूंजीवादी देश या नाटो में शामिल देश कैसे बाजार को पसंद करते हैं? मुक्त बाजार को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। अतः ये देश कई बार अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं। अमेरिकी सैन्य कार्यवाही का विरोध करते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। अपना प्रश्न था कि भाई अमेरिकी शक्ति के रास्ते में या अमेरिकी वर्चस्व में कौन कौन बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक तो अपन ने चर्चा की अमेरिका की वहाँ की संस्थाएं, वो अमेरिका के वर्चस्व में बाधक हैं। एक अमेरिका की खुद की जनता और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है जिसका नाम है नाटो। ये तीन ऐसे संगठन या तीन ऐसी संस्थाएं मान लो जो अमेरिकी वर्चस्व में क्या उत्पन्न कर सकती हैं? बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी के साथ अपना आंसर कंप्लीट। अब अगला आपके किताब में हेडिंग है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें। तो अपन इसको एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें। ये अपने लेसन में एक हेडिंग दे रखी है। इसको अपन इसमें देखेंगे अपन क्या क्या तरीके हो सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व के। तो इस क्वेश्चन को ये भी बनाया जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के तरीके कौन कौन से तरीके हैं अपने पास कि अमेरिकी वर्चस्व का अपन सामना कर सकते हैं। विद्वानों ने इसके 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए? 3 तरीके बताए। अब एक एक करके अपन तीनों का वर्णन करेंगे। पहला तो है वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना। देखो गांव में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, पूरे गांव में उसी का वर्चस्व है, पूरे गांव में उसी के पास शक्ति है, उसी के पास पावर है। तो भाई अब अपने को उस वर्चस्व का सामना करना है। तो भाई अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय होगी। कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई देखो उसके पास इतनी पावर है कि उससे अपन टकराने की अपने पास तो हिम्मत है नहीं, तो क्यों ना उसके वर्चस्व का अपन लाभ उठाएं, क्यों ना उसको अपन सलामी दें, क्यों नहीं उसके साथ कोई ऐसे समझौते वगैरह करें कि भाई साहब आप जैसा कहोगे आपका आदेश हम मानने को तैयार हैं, आप हमारा ये काम कर देना। इसका मतलब उसके अपन बात मान रहे हैं, बात मानने के बदले अपना भी तो काम हो रहा है ना। तो कुछ विद्वानों ने तो कहा कि ये तरीका बेस्ट है और इस तरीके को कहा जाता है बैंड वेगन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बैंड वेगन थ्योरी। अब इसको लिखते हैं अपन।
अलग अलग विद्वानों ने क्या है कि भाई कुल मिला के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो हो गया कि भाई उसके वर्चस्व में रहो और उस वर्चस्व का लाभ उठाओ। दूसरा तरीका अपन ये मानेंगे कि भाई उससे दूरी बना के रखो, ना उससे दोस्ती ना उससे दुश्मनी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे पुलिस वालों के बारे में कहा जाता नहीं, पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, उनसे दूरी बना के रखो। कुछ विद्वानों ने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराना संभव नहीं है, अतः उसके वर्चस्व को स्वीकार करते हुए हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। अर्थात ऐसे देश से व्यापार, तकनीक आदि समझौते करने चाहिए। मतलब अगर देखो फायदा भी होता है इसी नीति से। क्या फायदा होगा? जैसे भाई अमेरिका के साथ कोई व्यापार को लेकर समझौता कर लिया कि भाई हम आपको ये चीज़ दे देंगे और आप हमें ये चीज़ दे देना बदले में, और आप तो बड़े भाई साहब हो, आपके पास तो वैसे ही बहुत पावर है, आप मुझे सस्ते में दे देना ये चीज़। हो गया फायदा। ऐसे शक्तिशाली देश के पास तकनीक भी होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, तो हम समझौता कर लेंगे तो हमें भी तो वो टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी कि नहीं होगी। अगर दूरी बना के रखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी प्राप्त नहीं होगी। तो एक तो कुछ विद्वानों ने तो ये तरीका बता दिया। इस नीति को बैंड वेगन थ्योरी कहते हैं। बैंडवैगन थ्योरी अपनी किताब में एक दे भी रखा है, जैसी देखो किताब में देखने दो क्या लिखा हुआ है, जैसी बहे बयार पीठ तेजी कीजिए। लिख देता हूं बोर्ड पे, जैसी बहे बयार पीठ तेजी कीजिए। मतलब जिधर हवा बह रही है ना उधर ही पीठ कर लो, मतलब अवसरों से लाभ उठाना चाहिए। इस कहावत का मतलब ये हो गया, ये अपनी किताब में लिखी हुई भी है। और अगर आप ये वाला आप आंसर लिखते हो और ये कहावत भी लिखते हो तो कॉपी चेक करने वाले की नज़र जाएगी तो अच्छा ही लगेगा। तो आप प्रयास करना ये भी लिख देना। और हो सकता है आपसे अलग से ये क्वेश्चन भी पूछ ले, बैंड वेगन थ्योरी किसे कहते हैं स्पष्ट करो, तब भी आपको ये वाला पैराग्राफ ही लिखना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि भाई वर्चस्व वाले देशों से दूरी बना लेनी चाहिए। तो दूसरा तरीका अपने दे रखा है, वर्चस्व वाले देश से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने कौन सा तरीका बताया? वर्चस्व वाले देशों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि अमेरिका
जैसी महाशक्ति से दूर रहना चाहिए, अर्थात उसकी नज़रों से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और है जो अपनी किताब में भी लिखी हुई है कि भाई जो छोटे देश है ना, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे 193 देश हैं यूएनओ के आज वर्तमान में सदस्य, तो उनमें से अगर कोई छोटे मोटे देश है ना, वो तो महाशक्ति की नज़रों से बच सकते हैं, उनसे दूरी भी बना सकते हैं। लेकिन जो भारत जैसे विशाल देश हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो ऐसे विशाल देश थोड़ी नज़रों से बच पाएंगे। तो इसका मतलब ये नीति केवल किन देशों पर अप्लाई की जा सकती है? छोटे देशों पर अप्लाई की जा सकती है। लेकिन यह नीति केवल छोटे देश अपना सकते हैं, बड़े देश अपने आप को छुपा के नहीं रख सकते, अपने आप को छुपाकर नहीं रख सकते। तो भाई दो प्रकार के मत तो आ गए कि भाई वर्चस्व के साथ रहो और अवसरों का लाभ उठाओ। दूसरा तरीका आ गया कि भाई ध्यान ही मत दो, ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बना के रखो। और तीसरा तरीका होगा कि उनसे मुकाबला करो। तो मुकाबला करने में भी उन विद्वानों ने ये कहा कि कोई एक देश या कुछ देश मिलकर ऐसे देश से मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो कोई देश मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लेखक वर्ग हैं, वो अपनी लेखनी के माध्यम से उस वर्चस्व का क्या करो? विरोध करो। तो तीसरा तरीका है राज्येतर संस्थाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करें। इसको मानने वाले विद्वान क्या मानते हैं? इन विद्वानों का मानना है कि कोई एक देश या कुछ देश मिलकर अमेरिका जैसी महाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। अतः राज्येतर संस्थाओं, अब इनका मतलब क्या है भाई? भारत, अमेरिका की तो खैर अपन बात ही करें तो अमेरिका को उदाहरण में नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व का तरीका तो अपन देख ही रहे ना। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये तो क्या है? देश हैं। और देश को ही अपन क्या कहते हैं? राज्य।
तो राज्य तो कोई राज्य या कोई देश तो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। राज्येतर संस्थाओं का मतलब हो गया कि देश के अलावा अन्य संस्थाएं क्या करें, इस वर्चस्व का सामना करें, मतलब इस वर्चस्व का विरोध करें। तर संस्थाओं जैसे जनमत, अब जनता कोई राज्य नहीं है, ये राज्य के अलावा है। बुद्धिजीवी, लेखक, सामाजिक संगठनों, ये कोई राज्य थोड़ी है, राज्य के अलावा संस्थाएं हैं। सामाजिक संगठनों आदि को अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करना चाहिए। और इसी के साथ अपना ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ अपना ये लेसन भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी किताब का चौथा लेसन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।